नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है दी LondonTop.com का न्यूज रूम। बहुत बड़ी सबसे बड़ी सियासी खबर इस वक्त की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं। पहले उनकी बात सुन लें, फिर बताते हैं आगे के सियासी मायने। लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। नीतीश कह रहे हैं कि हालिया आरोपों के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो गया था। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। वो उन मीडिया रपटों को खारिज कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि नीतीश ने तेजस्वी यादव का बतौर उप मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगा। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। नीतीश कुमार से पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी बार बार यही बात कहते रहे कि आरजेडी के नेताओं को उनके प्रथम परिवार के ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी चाहिए। आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है। अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है, और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही है, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की, और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले, लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था। ये बिला वजह का यह बात की संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, उसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता, और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है, और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई अनूठी हुई बात है, और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा देश नहीं किया, एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ये सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से।
और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करी। हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी लेकिन लालच की नहीं, नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं। मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है भाई गठबंधन और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्ष पर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए। मैं तो समझता रहा हूँ और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? क्या नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है। सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है के अनुरूप अगर हम अपना जायजा नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं है। तो हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही है, नहीं देगा इसकी पार्टी करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं। हमने कोई प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है क्योंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहेंगे। यह तो एक औपचारिक चीज है और यह एक रूटीन चीज है और यह तो वहाँ से ही कहा जाएगा। और जहाँ तक सवाल आगे क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, यह सब तो आगे पर छोड़ दीजिए। आज का चैप्टर यही। वो तो आपको विधानसभा के अध्यक्ष ही बता पाएंगे। जिस सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने विधानसभा आहूत की
और उस मंत्री परिषद ने ही त्याग पत्र दिया है, तो इन सब चीजों के लिए बने बनाए नियम है, इसलिए उन नियमों के आधार पर सब संचालन होता है। जो भी नई सरकार बनेगी वो आगे का काम करेगी। लेकिन आज तो वर्तमान जो सरकार है जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति है। बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है, और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अपने आप ये सोच लिया कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है, और हमने पूरा प्रयत्न किया है पिछले 15 दिनों में, जो भी संभव है सब तरह से प्रयत्न किया है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन सारी बातें सही हो रही थी, और वैसी सभी बातों से हम लोगों को पेश नहीं करते। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसा पब्लिक लाइफ? हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब जब कोई सवाल उठाएगा तो क्या उठाएगा? हमने कहा नोटबंदी के साथ साथ देना भी संपत्ति पर हमला किया, तो क्या जवाब? ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जिनको जितना ब्लेम करना है वो ब्लेम करें, लेकिन मेरे लिए अब तक जहाँ तक संभव था हमने किया है, और जितने लोगों ने अब तक सहयोग किया मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नहीं, ये सब कोई चीज नहीं है। 20 महीना मामूली पीरियड नहीं, 1/3 पूरा हो चुका, उसके आगे बढ़ा हुआ 1/3 पीरियड हमने चला दिया ठीक से। गवर्नेंस के मामले पर कोई ज्यादा उंगली नहीं उठी है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना आप देखते रहिए। अभी तो जो होना था वो हो गया। आज तो अब एक चीज पर जो भी होना था उसकी तार्किक परिणति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी बिहार के हित में होगा, कोई भी चीज बिहार के हित में होगा, बिहार के न्याय के साथ विकास के हित में होगा, उस पर हम लोग जरूर विचार कर निर्णय लेंगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जो बिहार के हित में होगा, हम वो जरूर फैसला लेंगे। लेकिन मेरे पॉलिटिकल जिसको कहिए कि एक्टिविटी अब तक जितनी नहीं है, इसमें जो मूल सिद्धांत है उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत ही हमने खिदमत की है, बहुत ही सेवा की है, सब तरह से जितना भी मेरे पास क्षमता है हमने काम किया। अब इसके अलावे बिहार के वो जाने, अब हमको जो भी कहना था कर दिया, अब कुछ चीजों को ऊपर पर भी छोड़ देना चाहिए। हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं किसी कीमत पर अनावश्यक अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अगर वो करते तो बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते अगर स्वयं करते, लेकिन खुद भी नहीं सोचा। क्या सोचा, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसका कुछ ख्याल रख के उसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का काम करिए कि वह भी कहीं न कहीं उस पर आरोप लगे, वह कहीं न कहीं फंसता हुआ दिखे। ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा, सबके अपने अपने रास्ते हैं।
हमारे अपने रास्ते हैं, जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के पहले हमने माननीय लालू जी को भी सूचित किया और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं श्री जीपी जोशी जी, उनको भी सूचित किया और इन दोनों के पहले अपने विधानमंडल दल के माननीय सदस्यों के सामने भी अपने बात रखी और तब हम गए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ और उसके बाद हम आप लोगों से आप सब इतने ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप जितना मुझको कहना है ये सब चीज रुकना था, उस तारीख पर तक हो चुका है। अब इसके आगे प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। वेट आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। क्या बताऊं आपको, मुझे याद आ रहा है संकर्षण ठाकुर की किताब का कवर, पेशे से पत्रकार संकर्षण, जिन्होंने नीतीश कुमार की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी और उसका शीर्षक रखा सिंगल मैन, अकेला आदमी। ये देखिए, ये उस किताब का कवर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। मेरे एक काबिल साथी कुलदीप सरदार ने उन दिनों इस किताब का रिव्यू लिखा था। मैंने भी ये किताब पढ़ी। किताब में कुछ प्रसंग हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। प्रसंग कि कैसे राम लखन बाबू के लड़के ने, सत्यनारायण सिंह के राजनीतिक चेले ने उसी वक्त राजनीतिक रोटी काटना शुरू किया जिस वक्त लालू और रामविलास पासवान और सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता बिहार की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। लेकिन सबकी तकदीर एक कलम से नहीं लिखी जाती है। 1977 में जहां सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जनता पार्टी की लहर में चुनाव जीतकर कम उम्र में ही सांसद और विधायक बन गए, वहीं नीतीश कुमार अपनी जाति यानी कि कुर्मियों के बाहुल्य वाले इलाके हरनौत से कांग्रेस के एक कद्दावर नेता से चुनाव हार गए। ये हार थोड़ी तीखी थी क्योंकि उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिकित्सक बार बार कांग्रेस से टिकट मांगते थे और टिकट उनके विरोधी के पास चला जाता था। हार का सिलसिला यहां नहीं रुका। 1980 का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार हार गए। उनको लगा कि अब पिता की राय पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। ये जो पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज से, जिसे आजकल एनआईटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल में बीटेक की डिग्री हासिल की है, उस डिग्री के बिना पर एक नौकरी पाने का वक्त आ गया है। लेकिन उनके मित्रों ने समझाया, नीतीश तुम सियासत के लिए ही बने हो, और नीतीश ने तब हिम्मत हारना बंद कर दिया। 1985 के चुनाव, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस के प्रति हो रहे चुनाव, बड़े बड़े कद्दावर विरोधी नेता चुनाव हार गए। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग अपनी जमीन ग्वालियर से चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो आखिरी में किस्मत मुस्कुराई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड टाइम लकी। बिहार की हरनौत विधानसभा से, उसी विधानसभा से जहां से नीतीश पिछले 2 चुनाव हारे थे, चुनाव जीत गए। अलग अलग कमेटियों में रहे। एक साफ सुथरे वक्ता के तौर पर, जुमलेबाजी से दूर रहने वाले वक्ता के तौर पर उनकी छवि पटना में पहले ही बन गई थी। उन दिनों जब उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता था कि यह बिहार की राजनीति है, यहां टेंट्रम्स के बिना नाम नहीं बनेगा, तब का यह वाकया है जब बिहार के कॉफी हाउस में पटना के मेज पर हाथ मारते हुए नीतीश कुमार बोले थे, बाय हुक्स और क्रुक्स, बाय एनी मीन आई विल गेट द पावर। नीतीश कुमार ने यह कह तो दिया कि किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करूंगा, लेकिन उनके और सत्ता के बीच में एक रोड़ा था या उस वक्त का एक जननायक था
जिसे सबॉल्टन्स का मसीहा कहा गया, जिसे लालू प्रसाद यादव कहा गया, जिसकी तस्वीरें वायरल होती थी, आज की जबान में कहूं तो लालू प्रसाद यादव प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन एक अणे मार्ग के बड़े सरकारी बंगले पर रहने नहीं गया। वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में, जिसमें वो रहता था मुख्यमंत्री बनने से पहले, वहीं रह रहा है, वहीं से अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि मुख्यमंत्री की पत्नी राबड़ी देवी बर्तन मांज रही हैं। पिछले दिनों बीबीसी में इससे जुड़ी कुछ रोचक तस्वीरें भी आई। नीतीश कुमार लगातार छोटे भाई बने रहे, लालू लगातार बड़े भाई बने रहे, लेकिन मंडल के दौर का उफान जब कम हुआ तब नीतीश कुमार को समझ में आया कि उनके बड़े भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सामाजिक न्याय का ये कथित मसीहा जिन नारों के दम पर, जिन बातों के दम पर, जिन वादों के दम पर बिहार की सत्ता पर काबिज हुआ है, वो वादे पूरे नहीं हो रहे। लालू को इल्हाम था नीतीश बगावती हो जा रहे हैं। तब आया 1994, पटना में एक चर्चित रैली हुई, कुर्मी समाज की रैली। बार बार नीतीश कुमार के सहयोगी उन पर दबाव बना रहे हैं। यही वक्त है लालू की छाया से बाहर आने का, यही वक्त है इंकलाब का नारा बुलंद करने का। और नीतीश असमंजस में घिरे रहे। मित्रों, असमंजस नीतीश की सियासत को समझने का एक कीवर्ड है, इकलौता कीवर्ड नहीं है। एक वक्त लगता है नीतीश को फैसला लेने में, जैसे वक्त लगाया नीतीश ने फैसला लेने में कि 20 नवंबर 2015 को जो सत्ता उन्हें मिली उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। कई राजनीतिक पंडित कह सकते हैं कि इसके एक मायने यह भी है कि नीतीश कुमार लालू यादव और राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहते हैं, और जब उन्हें अपनी सत्ता, उन्हें अपना बनाया महागठबंधन खतरे में जाता, खत्म होता नजर आएगा, तो वो विवश हो जाएंगे तेजस्वी यादव के इस्तीफे के लिए, और इससे नीतीश कुमार की छवि और मजबूत होगी। अलग अलग कयासबाजी लगाई जाएगी, अलग अलग बातें बताई जाएंगी। मुझे क्या बात याद आ रही है? मुझे फिर से वही 94 की रैली याद आ रही है, जब लालू बार बार फोन कर रहे थे उस रैली ग्राउंड पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को, और एक ही सवाल पूछ रहे थे, नीतीशवा आया कि नहीं। लालू ये देखना चाहते थे कि उनकी छाया में बड़ा हुआ ये नेता क्या उनको पछाड़ के, ओबीसीयों के और उसके बाद बिहार के सबसे बड़ा नेता बनने के ख्वाब की नींव बो सकता है क्या, नींव रख सकता है क्या। नीतीश ने झिझक खत्म की, उस रैली में गए और जमकर बोले और बिहार की अस्मिता की बात की, लेकिन यह भी कहा कि बिहार ने लड़ाई सिर्फ अस्मिता के लिए नहीं लड़ी है, बिहार ने लड़ाई कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए लड़ी है, बिहार ने लड़ाई सुशासन के लिए लड़ी है। लालू पर इन बातों का असर नहीं हुआ। नीतीश ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी बनी जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की पार्टी, जिसका नाम धरा गया समता पार्टी। 1995 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। अखबारों ने खूब लिखा नीतीश के बारे में, कहा गया कि लालू को चैलेंज देने वाला ओबीसी लीडर आ गया है। लेकिन जब 343, अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है तो जी 324 सीटों के लिए, तब बिहार एकीकृत हुआ करता था, झारखंड नहीं बना था। चुनाव के नतीजे आए तो समता पार्टी को मिली सिर्फ 7 सीटें। नीतीश का मनोबल गिर गया, लेकिन तब जॉर्ज फर्नांडिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस समय तक बीजेपी राजनीतिक रूप से अछूत पार्टी मानी जाती थी। उसके सिर्फ 2 सहयोगी दल थे, अकाली दल और शिवसेना। समता पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी। शुरुआत हुई 1995 के उस अधिवेशन से, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने बिना अटल बिहारी वाजपेयी को बताए उनको प्रधानमंत्री पद का बीजेपी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जॉर्ज साहब और नीतीश इस अधिवेशन पर नजर रखे हुए थे, और उनमें से एक यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद भी था। जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, तो नीतीश कुमार, जो 89 में पहली बार बाढ़ से सांसद बने थे, मंत्री बने, कभी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और कभी बिहार के नेताओं का सबसे प्यारा रेलवे मिनिस्टर। बीच में 7 रोज के लिए मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन समर्थन नहीं जुटा पाए और वापस राबड़ी देवी सत्ता पर काबिज हो गईं। लालू राज चलता रहा 2005 तक, लेकिन 2005 के पूर्वार्ध में जब बिहार में नया जनादेश आया तो वो खंडित था।
रामविलास पासवान ने अपने जनता दल के पुराने साथियों के सामने शर्त रख दी, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तब ही समर्थन दूंगा। लालू नहीं माने, नीतीश के मानने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि रामविलास तो उस खेमे में थे, कांग्रेस के खेमे में थे, यूपीए के खेमे में थे। और ऐसे में 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नुमाइंदगी सुमो यानी कि सुशील मोदी करते हैं बिहार में, उनको स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। सरकार लगातार चलती रही। इसी दौरान 2009 के चुनाव में लुधियाना में रैली हुई। ये वही रैली है जिसकी तस्वीर नीतीश के समर्थक और नरेंद्र मोदी के समर्थक बार बार दिखाते हैं। रैली जिसमें मंच पर प्रकाश सिंह बादल और लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। एक बिहार का मुख्यमंत्री, दूसरा गुजरात का मुख्यमंत्री। और बकौल नीतीश कुमार, मैं तो राजनीतिक शिष्टाचार में चुप रह गया। एक आदमी आया, नरेंद्र मोदी आए और मेरा हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, भीड़ की तरफ वेव करने लगे। दोनों के बीच 2013 तक झगड़ा चलता रहा और नरेंद्र मोदी की दावेदारी के ही सवाल पर विरोध जताते हुए नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आ गए और उन्होंने सत्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया। उस वक्त तक सरकार चलती रही क्योंकि दूसरे दल उनके साथ आ गए और फिर हुए 2015 में चुनाव। लेकिन उसके पहले नीतीश ने एक बार और इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को विधायक दल का नेता निर्वाचित करवा के मुख्यमंत्री बनाया। वो दलित वोट बैंक के बीच अपना संदेश देना चाहते थे, वो प्रयोग असफल रहा। जीतन राम मांझी बागी तेवर अपनाने लगे और फिर जेडीयू ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने हम के नाम से एक पार्टी बनाई, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, ऐसा कुछ नाम था। लेकिन 2015 में उनको सिर्फ एक सीट मिली, जीतन राम मांझी की सीट। एनडीए के जो 2 और गठजोड़ के दल थे, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा का, उनको भी मिली 2 सीट, एलजेपी को भी मिली 2 सीट और बीजेपी को मिली थी 53 सीट। विजेता बना था नया महागठबंधन, नया गठबंधन जिसके सूत्रधार कोई कहता है कि राहुल गांधी थे, कोई कहता है कि लालू थे और कोई कहता है कि नीतीश कुमार थे। महागठबंधन में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 71 सीटों पर जीती थी। आरजेडी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 80 सीटों पर जीती थी। सबसे अच्छी किस्मत, जिसको कहते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छींका फूटना, वो रहा था कांग्रेस का, जो जगन्नाथ मिश्र के बाद से सत्ता की चाशनी को दूसरों के हिस्से में जाता देख रहा था। वो कांग्रेस, उसको मिली थी 41 सीटें लड़ने पर 27 सीटें। नक्शा जरा ये स्क्रीन खोलिए, नक्शा उस वक्त का ऐसा था कि हर तरफ महागठबंधन की धूम नजर आ रही थी। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के वक्त कुछ खास बातें कही जिससे भविष्य के लिए संकेत मिलते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब भी मैं लालू तेजस्वी से मिलता था तो वो कहते थे कि जी हम संकट में हैं, ये संकट राजनीतिक है, ये संकट राजनीति प्रेरित है, हमारी रक्षा करो। मैं बार बार उनसे कहता था कि ये संकट आपका अपना लाया हुआ संकट है। नीतीश ने हवाला दिया नोटबंदी का। उन्होंने कहा कि जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया तो मैंने विपक्ष में होने के बावजूद इसका समर्थन किया। साथ में ये मांग भी की प्रधानमंत्री से कि बेनामी संपत्ति पर भी ऐसा ही सख्त कानून लाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार बोले, जब मैं पब्लिक लाइफ में ये स्टैंड ले रहा हूं तो मैं कैसे अपने सहयोगी दलों के नेताओं के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनका बचाव करूं? मैं कैसे यादव परिवार का यह तर्क मान लूं कि वो राजनीतिक रूप से संकट में हैं और ऐसे में उनके सहयोगियों को दूर नहीं छिटकना चाहिए। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद यह भी कहा कि बार बार कहा जा रहा है कि मैंने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा, यह सत्य नहीं है। सच्चाई यह है कि मैंने आरजेडी से कहा कि आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो गंभीर हैं, संपत्ति से जुड़े हुए हैं। मैं बार बार राजनीतिक शुचिता की बात करता हूं, ऐसे में जरूरी है कि सामने आकर उन आरोपों की सफाई दी जाए, क्योंकि जनता के बीच ये छवि बन रही है कि सरकार में कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने बार बार अपनी बेबसी का जिक्र किया कि मैं काम नहीं कर पा रहा था। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। नीतीश बोले कि मैंने राहुल से कहा कि आपने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था। आप लोगों को याद है ना, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी यंग टर्क्स में से एक अजय माकन बोल रहे थे,
भ्रष्टाचार के ऑर्डिनेंस पर सवाल आया तो वो वही बोल रहे थे जो कांग्रेस का उस वक्त तक घोषित स्टैंड था। लेकिन तभी सौरभ भाई द्विवेदी की तरह बाहें चढ़ाते हुए राहुल गांधी आए और ऑर्डिनेंस से जुड़े सवाल पर कुछ बोलने के पहले ऑर्डिनेंस की प्रति को फाड़ दिया। आप सोचिए, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वॉशिंगटन डीसी में उठकर अमेरिका के राष्ट्रपति से अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन तैयारी के बीच उसको खबर यह मिली कि जिस पार्टी की मसीहा के दम पर वो देश के राष्ट्रपति हैं, उस मसीहा के शहजादे ने उनकी और उनसे ज्यादा देश के सबसे बड़े ताकतवर लोकतांत्रिक पद की बेइज्जती कर दी है। तब राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के विरोध में एक पब्लिक स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी। उस ऑर्डिनेंस के बारे में कहा जा रहा था कि ये लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को बचाने के लिए है, जिन पर निचली अदालतों से भ्रष्टाचार या दूसरे मामलों में जिन पर सजा तजवीज कर दी गई है। लेकिन ये सब काम नहीं आया और यही बात नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद राहुल गांधी को याद दिलाई। नीतीश कुमार ने गांधी का जिक्र किया। गांधी का जिक्र बिहार की राजनीति में बार बार आता है। आखिर बिहार का चंपारण ही तो है जहां से गांधी ने सत्याग्रह के शुरुआती सबक सीखे थे। ये महज एक संयोग है क्या कि चंपारण को 100 साल हो रहे हैं? ये महज एक संयोग है क्या कि खुद को गांधीवादी राजनीति और समाजवादी राजनीति का सुंदर सम्मिश्रण समझने वाले नीतीश कुमार ने ये राजनीतिक दांव चला है? क्या इसीलिए गांधी का जिक्र करने से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी की बात कही, एक चीज जिसको लेकर गांधी बहुत आग्रही थे? इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के, विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। क्या ये नए इश्क के लिए लिखा गया पहला खत है? क्या ये नई दोस्ती की पहली इबारत है? दोस्ती जो 2013 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के पद पर दावेदारी से खत्म हुई, दोस्ती जिसको खत्म करने के लिए उस वक्त का भी याद नहीं किया गया जब रेल मंत्री नीतीश कुमार गुजरात पहुंचे थे गोधरा दंगों के बाद, वहां के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। नीतीश कुमार के भाषण का जो उन्होंने इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिया, मैं जिक्र कर रहा था गांधी का। नीतीश ने कहा, गांधी जी कहा करते थे, आपकी नीड तो पूरी हो सकती है, ग्रीड नहीं। यह इशारा आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए था। कितने बरस से लालू और उनका परिवार राजनीतिक वनवास झेल रहा था। एक आदमी जिसे सत्ता की आदत पड़ चुकी हो। 2005 में बिहार में सत्ता गंवाई तो यूपीए राज में, पहले राज में लालू रेल मंत्री थे, लेकिन 2009 में लालू चुनाव हारे। आरजेडी की परफॉर्मेंस खराब रही और बिहार में तो हारते ही जा रहे थे। ऐसे में 2015 के आखिर में लालू को सत्ता मिली, लालू के 2 राजकुमारों को मंत्री का पद मिला, लालू का परिवार वापस सुर्खियों में आया, लेकिन उसके साथ ही खबरों में आने लगे उनके परिवार के ऊपर लगने वाले भ्रष्टाचार के इल्जाम। ईडी की जांच, दिल्ली से लेकर पटना तक जमीनों के हवाले, कहीं पर सबसे बड़े मॉल की जमीन पर विवाद, कहीं पर दिल्ली के फार्म हाउस पर विवाद, और लालू परिवार का कोरस में एक ही जवाब कि यह राजनीति से प्रेरित है। ये जुमला हम लोग दशकों से, सदियों से अलग अलग नेताओं के मुंह से सुनते आ रहे हैं। ये जुमला ये कहता है कि आपके पास अपने तर्कों को, विरोधी के तर्कों को काटने के लिए अकाट्य सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बयानबाजी का जिक्र कर रहे हैं और अपने ऊपर हुए हमले को, भ्रष्टाचार पर हुए हमले को आप सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ चलने वाली मुहिम बता रहे हैं। इसीलिए बार बार तेजस्वी यादव कहते थे कि नरेंद्र मोदी को शायद ये बर्दाश्त नहीं है कि एक ओबीसी उस बैठा है। तब तेजस्वी यादव वो कैलकुलेशन भी भूल जाते हैं जिसके तहत खुद नरेंद्र मोदी ऐसी ही एक जमात से आते हैं। आखिरी में नीतीश कुमार ने जो कहा
वो उनकी सियासत को दिखाता है। आपके नीतीश कुमार से राजनीतिक सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आर्थिक भ्रष्टाचार का नीतीश कुमार पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा। जब जब उनसे घर वालों ने घर बनाने की बात कही, नीतीश का चर्चित जवाब था, पहले बिहार तो बना लें, अपना घर बाद में बनाएंगे। और आज नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश बोले, सियासत में रहने वाले हर शख्स को यह याद रखना चाहिए कि कफन में जेब नहीं होती है। लालू प्रसाद यादव के लिए राजनीतिक संदेश साफ है। अब गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है। लालू जी रेल मंत्री रहे हैं तो उनको यह भाषा खूब समझ में आएगी। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन बैठक में क्या होगा ये नरेंद्र मोदी के ट्वीट से साफ समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार ने जाते जाते ये कहा है कि अब बिहार विधानसभा के स्पीकर को यह तय करना है कि आगे क्या होगा, कब सत्र आहूत किया जाएगा। स्पीकर हैं विजय चौधरी, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। गवर्नर जो ये तय करेंगे कि जब सत्र आहूत हो तो उसका विषय क्या हो, किसको शपथ दिलवाई जाए, क्या हो, वो हैं केसी नाथ त्रिपाठी, इलाहाबाद के कद्दावर भाजपाई नेता, कल्याण सिंह की सरकार में कई बार मंत्री रहे। जब चुनाव हारने लगे तो भाजपा के अब सत्ता में आने के बाद उनका राजनीतिक पुनर्वास गवर्नर के तौर पर किया गया। केसी नाथ त्रिपाठी यहां भी संभाल रहे हैं। केसी नाथ त्रिपाठी बंगाल में भी ममता बनर्जी से मोर्चा ले रहे हैं। सियासत का एक बड़ा मोर्चा जो बिहार में शुरू हुआ था, जब कहा गया था कि ब्रांड मोदी पॉलिटिक्स को पहली चुनौती मिल गई है, उस पर एक अंक की सियासत पूरी हो चुकी है, पटाक्षेप हो चुका है। कुछ लोगों के लिए तालियां बज रही हैं, कुछ लोगों को गालियां मिल रही हैं। जो जिस पाले में है उस हिसाब से नायक, प्रतिनायक और खलनायक चुन रहा है। लल्लन टॉप को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, बिहार की सियासत के इस नए मोड़ पर आपका क्या रुख है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इन कथित सेकुलर दलों के साथ, विपक्ष के इन दलों के साथ बने रहना चाहिए और सेकुलरिज्म का नारा, भाजपा विरोध का नारा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकता है? या फिर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए और 2015 के पहले से 2013 से 2017 तक 4 बरस में जो कुछ कहा उसे भूल जाना चाहिए? वैसे ही जैसे 2013 के पहले 1994 से 2013 तक के लालू परिवार और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ दिए गए बयानों को वो भूल गए। ये सियासत है, हर रात एक नए रहस्य के साथ सोती है और हर सुबह एक नए रोमांच के साथ जागती है। एक और सुबह सियासत की खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, यह है दी लल्लन टॉप .com। शुक्रिया।